मुजाहिद शाहिद अली जज्बाती हो रहा था। इसके जज्बात शेर खान के नज़दीक इंतहाई काबिल कदर थे, मगर यहाँ सूरत हाल दूसरी थी। यहाँ शेर की तरह सामने से आकर हमला करने वाली बात नहीं थी, बल्कि यहाँ चीते की तरह दरख्त की शाख पर से नीचे दुश्मन पर छलांग लगाकर इसे इस तरह दबोच लेना था कि इसकी आवाज़ भी ना निकल सके। शेर खान ने मुजाहिद शाहिद अली को सूरत हाल की नज़ाकत और तकाजे से आगाह किया तो वो बोला, मैं अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करूँगा। उन्होंने एक एक कमांडो चाकू भी ले लिया। वो खामोशी से गार में से निकले और चट्टानों की तारीक राहदरी में से गुजरते हुए आगे जाकर इस खाई में उतर गए जो नागदासी के मकान के अकब से होती हुई आगे निकल जाती थी। जब इन्हें गुरूब होती फीकी चांदनी में नागदासी के मकान की चारदीवारी नजर आई तो वो ढहलान चढ़कर खाई से बाहर आकर वहीं बैठ गए। नागदासी के मकान की एक भी दीवार इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो वहीं दबक कर बैठे माहौल का उकाबी नजरों से जायजा लेते रहे। इतने में चांद मगरिबी उफक में गुरूब हो गया। इसके साथ ही रात की तारीकी गहरी हो गई, लेकिन इस तारीकी में भी दोनों मुजाहिदों की निगाहें काफ़ी कुछ देख सकती थी। कुछ देर तक वो मकान की दीवार को तकते रहे। फिर शेर खान ने शाहिद अली को हाथ से इशारा किया। मुजाहिद शाहिद अली ने वहीं दीवार की तरफ रुख करके स्टेन गन सीधी करके पोजीशन ले ली। वो नायलॉन की रस्सी इसलिए अपने साथ नहीं लाए थे कि इतने सारी सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में कमंद छत पर फेंकने से इसके आईनी हुक की आवाज़ पैदा हो सकती थी और सिक्योरिटी वालों को खबरदार कर सकती थी। चुनाचा उन्होंने दीवार के साथ चिमटे हुए पाइप के जरिए ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया था। दीवार के करीब आकर शेर खान पाइप की तरफ बढ़ने ही लगा था कि इसे इंसानी कदमों की धबक सुनाई दी। वो वहीं नीचे हो गया। एक नहीं दो आदमी थे, इनके हाथों में गन्ने थी और वो दीवार की तरफ आ रहे थे। दीवार के पास आकर वो थोड़ी देर के लिए रुके और इधर उधर देखने लगे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड दीवार के एक कोने की तरफ और दूसरा दीवार के दूसरे कोने के पास जाकर खड़ा हो गया। सूरत हाल तब्दील हो गई थी। शेर खान 1 फीट ऊंची घास और झाड़ियों के दरमियान सिमट कर बैठा दोनों को गौर से देख रहा था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड जमकर जैसे पहरे पर खड़े हो गए थे। खतरा था कि ये शेर खान को देख लेंगे। शेर खान का इनसे फासला ज्यादा नहीं था। इनकी मौजूदगी में दीवार की तरफ बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शेर खान ने फैसला किया कि पीछे जाकर इन दोनों के यहाँ से हट जाने का इंतजार किया जाए। चुनाचा वो वहीं बैठे बैठे घास में पेट के बल आहिस्ता से लेट गया और खाई की तरफ जहाँ मुजाहिद शाहिद अली पोजीशन लिए बैठा था रेंगने लगा। रात के वक्त शबनम के गिरने से घास और झाड़ियाँ गीली हो रही थी, जिसकी वजह से घास में रेंगने से सरसराहट की आवाज़ नहीं आ रही थी। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ शाहिद अली के पास आ गया और जल्दी से उठकर बैठ गया और शाहिद अली को और पीछे हट जाने का इशारा किया। वो खाई के किनारे पर आ गया। शाहिद अली ने सरगोशी में कहा, सिक्योरिटी गार्ड के 2 आदमी दीवार की निगरानी कर रहे हैं, मैंने देख लिया है। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हमें इंतज़ार करना होगा, नीचे खाई में आ जाओ। वो ढहलान उतर कर नीचे खाई में आकर एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठ गए। मुजाहिद शाहिद अली ने बेचैनी से कहा, यहाँ हम कब तक बैठे रहेंगे? शेर खान बोला, जब तक दोनों गार्ड दीवार के करीब से हट नहीं जाते हमें यहीं बैठकर इंतज़ार करना होगा। शेर खान महसूस कर रहा था कि मुजाहिद शाहिद अली धावा बोलने के लिए बेकरार हो रहा है, मगर यह मुकाम सब्र करने और हिकमत अमली से काम लेते हुए मुनासिब वक्त तक इंतज़ार करने का था। कुछ देर बाद शेर खान उठकर खाई के ऊपर गया और इसने देखा कि दोनों गार्ड अपनी जगह पर खड़े थे। वो नीचे आ गया। दूसरी बार शाहिद अली हालात का जायजा लेने ऊपर गया। वो भी नीचे आ गया और बोला, ये लोग तो यहाँ से नहीं हिलेंगे, तो क्या हम ये मौका हाथ से निकल जाने देंगे? शेर खान ने धीमी आवाज़ में कहा, शाहिद अली, मुसलहत का तकाजा यही है कि हम इनके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करें, और अगर वो ना गए तो? शाहिद अली ने पूछा। शेर खान ने कहा, तो फिर हमें अगले किसी मौके का इंतज़ार करना होगा और कोई और हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। मुजाहिद शाहिद अली ने कोई जवाब न दिया, मगर शेर खान अंधेरे में भी देख रहा था इस शाहिद अली पीछो ताप खा रहा है। 10-15 मिनट के बाद वो दोनों खाई में से निकल कर ऊपर आ गए, लेकिन मुजाहिद शाहिद अली से सब्र नहीं हो रहा था। मुझे कवर दो, इससे पहले कि शेर खान इसे पकड़ कर रोकता, शाहिद अली पेट के बल दोनों कोहनियों के बल रेंगता तेज़ी से दीवार की तरफ निकल गया। शेर खान ने मशीन गन का रुख दीवार की तरफ करके स्टेन गन सीधी कर ली। इसके दिल में बराबर ख़तरा लगा हुआ था कि मुजाहिद शाहिद अली कहीं कोई गलती न कर बैठे। शेर खान ने महसूस कर लिया था कि इस किस्म के कमांडो एक्शन में जिन मजबूत आसाब और सब्र की ज़रूरत होती है, इसका मुजाहिद शाहिद अली को तजुर्बा नहीं है। वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि मुजाहिद शाहिद अली कोई गलत कदम न उठा ले। आखिर वही हुआ जिसका शेर खान को डर था। हुआ यूं कि एक सिक्योरिटी गार्ड गश्त लगाता एक बार फिर नागदासी के मकान की एक भी दीवार के करीब नमूदार हो गया। शायद इसे कुछ शक पड़ गया था। वो रुक गए और इसने स्टेन गन सीधी करके झुककर सामने वाली झाड़ियों में देखा। इसी जगह मुजाहिद शाहिद अली छुपा हुआ था। खुदा जाने शाहिद अली को क्या सूझी, या इसको ऐसे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड इस पर फायर करने वाले हैं। इसने सिक्योरिटी गार्ड पर फायर खोल दिया। गार्ड पूरा ब्रेस्ट खाकर गिर पड़ा, लेकिन इसके साथ ही मकान की दूसरी तरफ और दरख्तों के पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। मुजाहिद शाहिद अली ब्रेस्ट फायर करता उठकर पीछे हटने लगा। शेर खान अब सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकता था कि शाहिद अली को कवर दे। इसने भी शाहिद अली के सर के ऊपर से मकान और दरख्तों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी और चिल्लाकर शाहिद अली से कहा, पीछे की तरफ दौड़ो।
मुजाहिद शाहिद अली पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। शेर खान इसके ऊपर से फायर कर रहा था। अब दोनों दरख्तों की आड़ लेते और अंधाधुंध फायर करते पीछे खाई की तरफ हटते जा रहे थे। नागदासी के मकान के बाहर और आसपास जितने सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने गोलियों का मींह बरसाना शुरू कर दिया। शेर खान और मुजाहिद शाहिद की स्टेन गनों से फायरिंग करते वक्त रात की तारीकी में जो शरारे चमक कर निकल रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करते इसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो इतने करीब आ गए कि शेर खान को खतरा पैदा हो गया कि अब या तो वो दोनों मर जाएंगे और या पकड़े जाएंगे। इसने फ़ौरन जेब में से दस्ती बम निकाल कर इसका पिन हटाया और अपनी तरफ से बढ़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ फेंक दिया। मुजाहिद शाहिद अली ने भी ऐसा ही किया। यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए और इन धमाकों की रोशनी में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के जिस्मों को फिजा में उछलते और टुकड़े टुकड़े होते देखा। इसके फ़ौरन बाद उन्होंने खाई में छलांगे लगा दी और खाई के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो फायरिंग नहीं कर रहे थे। खाई के बाहर से फायरिंग की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। दोनों मुजाहिद खाई के अंदर भाग रहे थे। ये रास्ता इनका देखा बाला था। दौड़ते दौड़ते वो बाएं जानिब को खाई के साथ ही मुड़ गए। 200-250 गज आगे जाकर वो एक ख़ास जगह से खाई की ढलान चढ़कर बाहर समंदरी चट्टानों के पास निकल आए। शेर खान ने कहा, दौड़ते चलो। दौड़ते दौड़ते वो चट्टानों के दरमियान जो तंग रास्ता था वहाँ पहुँच गए। वहाँ अंधेरा था। अब वो दौड़ने की बजाय तेज़ तेज़ चल रहे थे। अपने खुफिया गार में आकर शेर खान ने गार का दहाना झाड़ियों के आगे लगाकर ढांप दिया और मोमबत्ती रोशन कर दी। इसने कहा, यहाँ जो बाकी का असला पड़ा है वो भी समेट कर एक चादर में लपेट दो। हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। वो लोग हमारी तलाशी में इस तरफ आ सकते हैं। मुजाहिद शाहिद अली को एहसास हो गया था कि इससे गलती हो गई है। इसने शेर खान के आगे माजरत का इजहार किया तो शेर खान बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार इससे बेहतर हिकमत अमली तैयार करेंगे। दोनों ने मिलकर गार की कोठरी में छुपाया हुआ असला यानी पिस्तौल, फालतू मैगजीन, कमांडो चाकू, दस्ती बम और अपनी स्टेन गन एक बड़ी चादर में लपेट कर इसकी गठरी बनाई। शेर खान ने गठरी कांधे पर डाली और शाहिद अली को लेकर गार के दहाने से बाहर आ गया। फायरिंग की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। शेर खान ने कहा, लगता है वो हमारी तलाश में निकल पड़े हैं और इन चट्टानों की तरफ वो ज़रूर आएंगे। हमें समंदर की तरफ निकल जाना चाहिए। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, समंदर का साहिल खुला है, वहाँ छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ख्याल में हमें यह असला किसी जगह छुपाकर नाग मंदिर में चले जाना चाहिए। नाग साधुओं के लिबास में है, वहाँ हम पर कोई शक नहीं करेगा। शेर खान को शाहिद अली का मशवरा पसंद आ गया। वो तेज़ तेज़ चलते गार वाली चट्टानों के सिलसिले से बाहर निकलकर दूसरी तरफ वाली चट्टानों के दरमियान आ गए। यहाँ इन्हें गड़ा नजर आया। उन्होंने असले वाली गठरी इस गड्ढे में डालकर ऊपर रेत पत्थर वगैरह रख दी और इस पर भी थोड़ी सी रेत डाल दी। इस काम से फारिग होने के बाद शाहिद अली ने एक तरफ इशारा करके कहा, हमें इस तरफ से नाग मंदिर की तरफ चलना चाहिए। मुजाहिद शाहिद अली, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, मजबरा शहर के इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ था। वो एक दलदली मैदान में से गुजरे, फिर रेतला मैदान आ गया। इसके बाद नारियल के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद इन्हें दूर से नागमंदिर की रोशनियां नजर आने लगी। नागमंदिर में काफ़ी रौनक थी। आरती उतारी जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सनिक और घंटियां बज उठती थीं। नाग देवता की पूजा करने वाले इस वक्त भी मंदिर में मौजूद थे। इनमें से ज़्यादा तादाद इन लोगों की थी जिन्होंने अपनी कोई मन्नत मानी हुई थी और सिर्फ रात को पूजा के लिए आते थे। नाग साधु सन्यासी भी मंदिर के बाहर आग के अलावा रोशन किए बैठे थे। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शेर अली भी इनके दरमियान एक तरफ होकर बैठ गए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड के एक कमांडर ने पहला काम ये किया कि डॉक्टर पलाई को फ़ौरन बख्तरबंद गाड़ी में सवार करवाकर इसको मजबरा के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दिया और ख़ुद 4 आदमियों को लेकर हमलावरों की तलाश में समंदरी चट्टानों की तरफ आ गया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया और इनकी बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी। ये कश्मीरी मुजाहिद डॉक्टर पलाई को हलाक करने के लिए भारत के जनूबी शहर मजबरा में भी पहुँच गए थे। वो लोग ये समझते थे कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मजबरा पुलिस का एसपी और डीएसपी भी पुलिस की गार्ड लेकर मौका वारदात पर पहुंच गए थे। इस कमांडो एक्शन के बाद अगरचे डॉक्टर पलाई की जान बच गई थी, लेकिन पुलिस अफसरों और सिक्योरिटी गार्ड के सारे अमले की नौकरी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि साइंसदान डॉक्टर पलाई भारतीय हुकूमत के लिए इंतहाई अहम और कीमती साइंसदान था। शेर खान ठीक वक्त पर शाहिद अली को लेकर खुफिया गार से निकल आया था। सिक्योरिटी गार्ड का कमांडर एक रिटायर्ड CID ऑफिसर था। वो साहिल समंदर की चट्टानों में से होता हुआ इस गार में आ गया जहाँ से कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली कुछ देर पहले फरार हो चुके थे। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर ने पानी का मटका, खाने पीने के बर्तन, पुराने कंबल वगैरह देखे तो फ़ौरन समझ गया कि मुजाहिदीन का यही ठिकाना था। इसने वायरलेस पर इलाके की पुलिस को खबरदार कर दिया कि हुक्म दिया कि इस सारे इलाके का मुहासरा करके एक एक जगह की तलाशी ली जाए। इस सारे इलाके में नाग मंदिर भी आता था। शेर खान मोहतात ज़रूर था, लेकिन इसे ये तवक्का नहीं थी कि रातों रात सिक्योरिटी गार्ड का हमला इनका खोज लगाते नाग मंदिर में भी पहुंच जाएगा। दोनों मुजाहिद नाग मंदिर के दरवाजे से कुछ दूर सहन में आग के अलाव से ज़रा हटकर बैठ गए। दूसरे नाग साधु भी अलाव के पास बैठे थे और भजन कीर्तन वगैरह कर रहे थे। अचानक नाग मंदिर के दरवाजे से हटकर एक जगह एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। शेर खान ने गाड़ी को देखा तो इसकी छठी हिस्सेदार हो गई।
जब इसने गाड़ी में से कुछ वर्दी पोश आदमियों को निकल कर नाग मंदिर की तरफ बढ़ते देखा तो इसने मुजाहिद शाहिद अली से कहा, शायद वो लोग हमारी तलाश में आ गए हैं, यहाँ से निकलो जल्दी। मुजाहिद शाहिद अली ने भी इन वर्दी पोश फौजी टाइप के आदमियों को गाड़ी से उतरकर मंदिर के दरवाजे की तरफ आते देख लिया था। वो दोनों खामोशी से उठकर पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। मंदिर के बड़े हॉल कमरे तक वो बड़े आराम से चलते रहे ताकि किसी को शक न पड़े। इसके बाद वो तेज़ कदमों से हॉल कमरे से निकलकर मंदिर की दूसरी जानिब सहन में आ गए। यहाँ भी मंदिर का एक अकबी दरवाज़ा था जिसका शायद सिक्योरिटी गार्ड को इल्म नहीं था, वरना वो इधर भी अपने कुछ आदमी ज़रूर भेज देता। काफ़ी रात गुजर चुकी थी। मंदिर के अकबी दरवाजे पर भी रोशनियाँ हो रही थी। शेर खान और शाहिद अली मंदिर के दरवाजे से निकलते ही कुछ फासले पर दिखाई देती आबादी की झिलमिलाती रोशनियों की तरफ चल पड़े। मुजाहिद शाहिद अली इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। वो मंदिर से काफ़ी दूर निकल आए। शेर खान ने पूछा, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, शाहिद अली ने जवाब दिया। एक नीम तारीक वीरान मैदान में से गुजरते हुए वो मजवरा शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गए। कुछ देर तक वो इस इलाके के खाली दरवाज़ों और गलियों में चलते चले गए। आबादी की दूसरी जानिब नीम पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता था। बस इन्हीं पहाड़ी टीलों में एक जगह मजवरा के रजाकार मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना था, जिसकी तफसील हम यहाँ बयान नहीं करेंगे। बहरहाल दोनों कमांडो रजाकारों की खुफिया पनाहगाह में पहुँच गए। रशीद अहमद इस वक्त वहाँ नहीं था। मुजाहिद और मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन मौजूद था। शेर खान ने सारा वाक़या बयान किया। वो बोला, आप लोग इस वक्त आराम करें, सुबह बात करेंगे। शेर खान और शाहिद अली ने रात का बाकी हिस्सा सोते जागते गुजार दिया। सुबह रशीद अहमद भी आ गया। मिशन की नाकामी पर देर तक बातें होती रहीं। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस हादसे के बाद डॉक्टर पलाई का नागदासी के मकान पर आना मशकूक हो गया है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का मुतल्लिका महकमा इसे अब वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगा। रशीद अहमद ने पूछा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? कुतुबुद्दीन बोला, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि डॉक्टर पलाई मजवरा के रिसर्च सेंटर में ही है या इसे किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय हुकूमत मजवरा में मुजाहिद कमांडोज की मौजूदगी से चौकस और मोहतात हो गई होगी और वो डॉक्टर पलाई की ज़िंदगी के बारे में किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। मुजाहिदीन की भारतीय हुकूमत पर बहुत दहशत है। शेर खान कहने लगा, हम अपना सारा असला और हथियार समंदरी चट्टानों में एक जगह ज़मीन में दफन कराए हैं, वो हमें वापस ले आना चाहिए। क्या ये जगह जहाँ तुम लोगों ने असलहा दबाया है खुफिया गार के करीब ही है? वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुजाहिद शाहिद अली ने जवाब दिया। रशीद अहमद बोला, फिर हम में से किसी को अभी इस तरफ नहीं जाना चाहिए। असला और हथियार हमारे पास बहुत है, तुम लोगों को अभी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद रशीद अहमद ने मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, कुतुबुद्दीन तुम ऐसा करो कि मिसाइल फैक्ट्री में अपना जो ख़ास आदमी मुलाजिम है इसको अभी पैगाम भिजवा दो कि वो मालूम करे कि डॉक्टर पलाई अभी तक मिसाइल फैक्ट्री में है या इसे यहाँ से किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। कुतुबुद्दीन ने कहा, यह आज शाम तक मालूम हो जाएगा। मैं अपने आदमी को अभी पैगाम भिजवा देता हूँ, वो अभी फैक्ट्री में नहीं गया होगा। कुतुबुद्दीन ने इसी वक्त एक मुजाहिद को अपने ख़ास आदमी की तरफ रवाना कर दिया। शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली खुफिया पनाहगाह में ही छुपे रहे। रशीद अहमद हालात का जायज़ा लेने के लिए निकल गया। दिन गुजर गया। शाम हुई तो रशीद अहमद भी आ गया। इसने बताया कि सारे शहर में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डॉक्टर पलाई के बारे में कुछ पता चला? रशीद अहमद ने पूछा। कुतुबुद्दीन ने कहा, अपने आदमी को पैगाम पहुंचा दिया है, वो आज रात किसी वक्त आकर सूरत हाल से आगाह करेगा। रात का खाना सबने मिलकर खाया। इसके बाद अपने ख़ास जासूस का इंतज़ार शुरू कर दिया। यह ख़ास आदमी या ख़ास जासूस मिसाइल फैक्ट्री में एक अरसे से मुलाजिम था और मजवरा के बारे में बाखबर रहता था। यह ख़ास आदमी रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। रात के 10 बजे यह ख़ास आदमी खुफिया पनाहगाह पर पहुंच गया। अधेड़ उम्र का दुबला पतला आदमी था, हम इसका नाम नहीं बताएंगे। कुतुबुद्दीन, रशीद अहमद, शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली वहाँ मौजूद थे। कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या खबर लाए हो काका? ख़ास आदमी ने कहा, खबर यह है कि इस वाक़े के बाद हुकूमत ने डॉक्टर पलाई को राम पट्टी के खुफिया रिसर्च सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। ये राम पट्टी किस जगह पर है? रशीद अहमद ने पूछा। कुतुबुद्दीन, जो इस इलाके का रहने वाला था, बोला, राम पट्टी एक जंगल है जो मजवरा से ऊपर की जानिब तर्जना पुली जाने वाली रेलवे लाइन के दोनों जानिब वाक़े है और यहाँ से इसका फासला 50 किलोमीटर के करीब है। कुतुबुद्दीन ने ख़ास आदमी से पूछा, ये रिसर्च सेंटर राम पट्टी में किस जगह पर वाक़े है? क्या तुम कभी वहाँ गए हो? ख़ास आदमी ने कहा, फैक्ट्री के बाद ज़रूरी अमूर सरंजाम देने के लिए मुझे सिर्फ 2 बार ही वहाँ जाने का मौका मिला है। वैसे हुकूमत ने इस रिसर्च सेंटर को बेहद खुफिया रखा हुआ है। मेरी ड्यूटी इस नौइयत की है कि मुझे वहाँ भेजना ज़रूरी हो गया था। चूँकि यह खुफिया जगह थी इसलिए मैंने पूरी तफसील से इसका जायज़ा लिया था कि शायद कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे आज ज़रूरत पड़ गई है। इसके बाद ख़ास आदमी ने कागज़ पर इस खुफिया रिसर्च सेंटर का पूरा नक्शा बनाया और एक जगह उंगली रखकर बोला, ये रेलवे लाइन है। यहाँ से इस तरफ ये निशान जो मैंने लगाया है, ये एक बहुत पुराना तारीखी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान शुरू ही से वीरान पड़ा है।
यहाँ न कोई गोरकन है, न यहाँ मैयतें दफन की जाती हैं, क्योंकि इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है। कब्रिस्तान के शुमाल में कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार है। दीवार के करीब ही ये जहाँ मैंने गोल निशान लगाया है, यहाँ बरगद का एक घना दरख्त है। इस दरख्त की दूसरी तरफ खुफिया रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर की पिछली दीवार दरख्त से 5 फीट के फासले पर है। दरख्त की घनी शाखें रिसर्च सेंटर की छत पर लटकी हैं। जिस छत पर दरख्त की शाखों का साया है, इसी छत के नीचे डॉक्टर पलाई का कमरा है। कमरे के आगे छोटा सहन है जहाँ पौधे उगे हुए हैं। शेर खान ने पूछा, वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? ख़ास आदमी ने कहा, चूँकि ये सारा इलाका शहर से दूर एक सुनसान जंगल में है और रिसर्च सेंटर को भी खुफिया रखा गया है और वहाँ किसी गैर आदमी को जाने की इजाज़त भी नहीं है, इसीलिए खसूसी तौर पर रिसर्च सेंटर के अंदर सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अलबत्ता जंगल में दाखिल होने वाले सारे रास्तों पर सिक्योरिटी गार्ड के दस्ते तैनात हैं और सिवाय जंगली जानवरों के कोई इंसान सिक्योरिटी गार्ड की इजाज़त के बगैर जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। जंगल के इर्द गिर्द 6-7 जगहों पर वॉच टावर बने हुए थे, जहाँ से रात को सर्च लाइट इधर उधर घूमती रहती है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, इसका मतलब है कि अगर एक आदमी किसी तरह जंगल में दाखिल हो जाए तो फिर वो बिला रोक टोक रिसर्च सेंटर तक पहुँच सकता है। ख़ास आदमी ने कहा, ऐसी बात भी नहीं। रिसर्च सेंटर के गिर्द खारदार बाड़ लगी हुई है। गेट पर हर वक्त पहरा लगा होता है। जंगल में भी सिक्योरिटी वालों के मुसल्ले दस्ते दिन रात गश्त करते रहते हैं। शेर खान ने कहा, डॉक्टर पलाई जिस कमरे में सोता है वहाँ भी रात को सिक्योरिटी गार्ड पहरे पर मौजूद होते होंगे। ख़ास आदमी बोला, इसकी मुझे अभी तक पूरी तरह से खबर नहीं है। एक बार पहले भी डॉक्टर पलाई जब इस रिसर्च सेंटर में कुछ दिन रहा था तो वो इसी कमरे में रात को सोता था। तब इसके क्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते थे। हो सकता है अब भी वहाँ पहरा लगा दिया गया हो। अब तो पहरा ज़रूर लगा दिया गया होगा, रशीद अहमद ने कहा, क्योंकि अब तो इस पर कातिलाना हमला भी हो चुका। ख़ास आदमी बोला, शायद ऐसा ही हो। मैंने जो कुछ वहाँ देखा है और जो कुछ मैंने अपने खुफिया ज़राए से मालूम किया है वो मैंने आपको बता दिया है। कुतुबुद्दीन ने शेर खान से पूछा, शेर खान क्या ख्याल है तुम्हारा? शेर खान ने ख़ास आदमी से कहा, मेरे भाई, हमें 2 बातों की तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इस दफ़ा भी डॉक्टर पलाई को इसी बरगद के दरख्त वाले कमरे में रखा गया है, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर पलाई के कमरे के बाहर कितने जवान रात को पहरे पर होते हैं। ख़ास आदमी ने कहा, ये मैं आपको कल पता करके बता सकता हूँ। ख़ास आदमी दूसरे दिन रात को आने का कहकर चला गया। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस दुश्मन इस्लाम को इसी जगह काबू किया जा सकता है। अगर ये यहाँ से भी निकल गया तो फिर इसको हलाक करना दुश्वार हो जाएगा। रशीद अहमद ने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, अगर तो ये डॉक्टर पलाई इसी जगह रात को सोता है जहाँ अपने आदमी ने बताया है तो फिर इसे हलाक करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। सिर्फ समझदारी और अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। अभी ने अपने ख़ास आदमी का इंतज़ार था, क्योंकि इसकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हिकमत अमली तैयार की जा सकती थी। शेर खान ने सिर्फ इतना पूछा, रामपट्टी के जंगल तक ले जाने के लिए हमें किसी गाइड की ज़रूरत होगी? कुतुबुद्दीन ने कहा, यह काम अपना ख़ास आदमी ही करेगा। वो रामपट्टी जंगल के किनारे तक तुम लोगों के साथ जाएगा। रात को अपना ख़ास आदमी पूरी रिपोर्ट लेकर ऐन वक्त पर आ गया। इसने बताया कि इस दफ़ा भी डॉक्टर पलाई को रिसर्च सेंटर के बरगद के दरख्त वाले कमरे में ही रखा गया है, क्योंकि इस खुफिया रिसर्च सेंटर में इससे ज़्यादा आरामदेह कमरा और कोई नहीं है। दूसरा ये कि डॉक्टर पलाई के कमरे की लॉन में सिर्फ रात को 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरे पर होते हैं। ये 2 आदमी रात 1 बजे तक ड्यूटी देते हैं। इसके बाद दूसरे 2 आदमी ड्यूटी देने आ जाते हैं। जब मतलूबा इतलात की तस्दीक हो गई तो इसके बाद डॉक्टर पलाई को ठिकाने लगाने की अहम मिशन पर गौर व फिक्र शुरू हो गया। ख़ास आदमी मतलूबा इतलात बहम पहुँचा कर चला गया था। खुफिया पनागाह के छोटे से कमरे में रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान और शाहिद अली ही थे। शेर खान कहने लगा, हमें इस मिशन पर अमल करने के सिलसिले में मेरे ख्याल में इस पुराने कब्रिस्तान को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, जिसका जिक्र अपने आदमी ने किया है और जो रिसर्च सेंटर की अकबी दीवार से थोड़े फासले पर ही वाक़ है। रशीद अहमद ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा, इसके लिए तो फिर आप लोगों को एक दिन पहले वहाँ जाकर कब्रिस्तान का मुशाहिदा करना पड़ेगा। मुजाहिद शाहिद अली बोला, मेरे ख्याल में इसकी ना तो कोई ख़ास ज़रूरत है और ना हमारे पास इतना वक्त है। जिस रात हम अपने मिशन पर निकलेंगे इसी वक्त कब्रिस्तान का भी जायज़ा ले लेंगे। कुतुबुद्दीन ने शाहिद अली के ख्याल की तायीद की और कहा, शाहिद अली ठीक कह रहा है, हमें इस काम को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है कि भारतीय हुकूमत डॉक्टर पलाई को वहाँ से भी किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। शेर खान बोला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर हमें इस मुहिम पर निकल जाना चाहिए। इंशाअल्लाह इस बार हम ज़रूर कामयाब होंगे, चाहे हमारी अपनी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इस दुश्मन इस्लाम को ज़रूर जहन्नम रसीद करेंगे। वहाँ एकदम खामोशी छा गई। जिस इस्लामी जज्बे में सरशार होकर कमांडो शेर खान ने ये बात कही थी, वही जज्बा वहाँ पर मौजूद तमाम मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें
ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।